24 को 199 बार जोड़ेंगे तो क्या बनेगा? अरे खैर छोड़िए, गुणा गणित बाद में करेंगे, पहले कुछ और बात करते हैं। एक समय था जब महानता के पद पर अग्रसर अमेरिका के स्वघोषित बादशाह डोनाल्ड ट्रंप ने एक दावा किया था। कहते थे अरे यूक्रेन जंग ये तो 24 घंटे का काम है, 24 घंटे में रुकवा दूंगा। लोगों को अवधोजा की याद आती थी। जनवरी 2025 में उनकी ताजपोशी भी हो गई और फिर 24 घंटे बीत भी गए, फिर 48, फिर 72। अब आज की तारीख से जोड़ेंगे तो कुल 4776 घंटे हो चुके हैं। अब भी जंग वहीं की वहीं है। ट्रंप जितना ट्रंप होना चाहते थे उससे कहीं ज्यादा बाइडन होते जा रहे हैं। हथियार सप्लाई में आनाकानी कर लेने के बाद घूम फिरकर वहीं आ गए हैं। यूक्रेन को भरपूर हथियार मिलने लगे हैं और अब फिर से वही सैंक्शंस पाबंदियों का वक्त लौट आया है। इसी बीच ट्रंप को एक नई बात भी समझ आई है। कह रहे हैं कि युद्ध इसलिए नहीं रुक रहा क्योंकि रूस तेल बेच रहा है और अब जंग का एंगल बदल गया है। पुतिन पीछे हो गए, जेलेंस्की साइड में हैं, अब विलेन भारत को बना लिया है उन्होंने। 6 अगस्त को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस में पुतिन से मिले। मीटिंग में सीज फायर की बात हुई और उसके कुछ देर बाद ट्रंप ने भारत पर टैरिफ ठोक दिया। तो क्या है ये इत्तेफाक, या इत्तेफाक है भी या नहीं, या फिर ट्रंप अब भारत के कंधे पे रखकर बंदूक चलाना चाह रहे हैं? आज के शो में इसी मुद्दे पे बात करेंगे। जानेंगे कि क्या भारत पर ट्रंप का गुस्सा उनकी अपनी नाकामी को छिपाने का तरीका है, और इस हफ्ते शुक्रवार यानी 8 अगस्त को सेकेंडरी सैंक्शंस की डेडलाइन है, उसका क्या होगा? क्या भारत और चीन पर सेकेंडरी सैंक्शंस लगने वाला है? सब पे बात करेंगे। नमस्ते, हम हैं सिद्धांत और आप देख रहे हैं लल्लन टॉप का अंतर्राष्ट्रीय प्रसंगों से जुड़ा रोजाना का कार्यक्रम दुनियादारी। Brought to you by Sensodyne K. SLS और पैराबेन गॉन, तो उसका करंट ऑन। What then? इसके पोटेशियम आयंस करें ट्यूब का करंट गॉन, लाइव का करंट ऑन। शुरू से शुरू करते हैं। जनवरी 2025 में ट्रंप ने कुर्सी संभाली। चुनाव प्रचार के दौरान उन्होंने कई बार दावा किया कि 24 घंटे में जंग रुकवा देंगे। अब कुर्सी मिल चुकी थी। दावे को हकीकत बनाने का दबाव था, इसलिए उन्होंने काम शुरू किया उनका मेक अमेरिका ग्रेट अगेन गुट। यूक्रेन को हथियार भेजते रहने का हिमायती नहीं था, इसलिए उन्होंने यूक्रेन को मिलने वाली मदद पे सवाल उठाए। दूसरी तरफ रूस से रिश्ते सुधारने की कोशिश शुरू की। धीरे धीरे यूक्रेन को ही जंग का जिम्मेदार ठहराने लगे। फरवरी में ट्रंप ने यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की को तानाशाह कह दिया। यूनाइटेड नेशंस में रूस का साथ दिया। यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली में यूरोप का प्रस्ताव खारिज कर दिया। यूक्रेन की संप्रभुता पे चुप्पी साध ली और इसी महीने ओवल ऑफिस में ट्रंप और जेलेंस्की के बीच जमकर बहस हो गई। बहस के बाद ट्रंप तमतमा गए, जेलेंस्की चले गए और मार्च में यूक्रेन को दी जाने वाली मदद रोक दी। बहस याद है ना? नहीं याद है तो ये वीडियो देख लीजिए। Your country is in big trouble. Can I Wait a answer? minute. No. Can You've I done a lot answer? of talking. Your country is in big trouble. I know. You're not I winning. know. You're not winning this. अब दबाव में आकर जेलेंस्की ने अमेरिका का एक प्रस्ताव मान लिया, 30 दिन का सीज फायर। यही प्रस्ताव था। यूक्रेन माना तो ट्रंप ने पुतिन को फोन मिलाया, बहुत फोन मिलाते हैं वो, लेकिन फोन कॉल पर पुतिन ने साफ मना कर दिया। नतीजा ये हुआ कि सिर्फ एक सीमित युद्ध विराम लागू हुआ। एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर पर हमले रुके। ब्लैक सी में भी थोड़ी राहत मिली, लेकिन असली युद्ध जो था वो नहीं थमा। हमले फिर तेज हो गए। 30 मार्च को ट्रंप बोले मैं पुतिन से नाराज हूं। धमकी दी कि अगर बात नहीं बनी तो सैंक्शंस लगाएंगे, लेकिन सैंक्शंस कभी नहीं आए। अप्रैल में रूस ने फिर एक बड़ा हवाई हमला किया। जवाब में ट्रंप ट्रुथ सोशल पे कैपिटल लेटर्स में चिल्लाकर चले गए घर अपने, लिखा व्लादिमीर स्टॉप। लेकिन दोस्त अब दोस्त की बात नहीं सुन रहा था। पुतिन नहीं रुके। मई में यूरोपीय देशों ने रूस को 30 दिन का अल्टीमेटम दिया, कहा कि युद्ध विराम करो। पुतिन ने जवाब में तुर्की में सीधी बातचीत की पेशकश कर दी। जेलेंस्की तैयार हो गए, इस्तांबुल भी पहुंच गए। ट्रंप बोले मैं भी आ सकता हूं, लेकिन न वो गए न पुतिन। ट्रंप ने बाद में कहा जब मैं नहीं गया तो पुतिन क्यों जाएंगे। बहरहाल एक लो लेवल मीटिंग हुई। रूस और यूक्रेन आमने सामने आए, लेकिन कुछ निकला नहीं। हमले फिर बढ़ गए। कुछ दिन बाद ट्रंप की उम्मीद फिर जागी। 19 मई को उन्होंने फिर से पुतिन को कॉल किया। उम्मीद थी कि कुछ बात बनेगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 4 दिन बाद रूस ने यूक्रेन पर फिर बड़ा अटैक कर दिया। 13 लोग मारे गए। ट्रंप बौखला गए, सोशल मीडिया पर फिर से गए, लिखा ही हैज गॉन एब्सोल्युटली क्रेजी। लैपटॉप शटडाउन करके फिर से लेटने चले गए। फिर आया जुलाई, हालात और बदलने लगे। 4 जुलाई को ट्रंप पुतिन की 6वीं कॉल हुई। कहा था ना बहुत कॉल होती है।
पुतिन ने दो टूक कह दिया कि हम पीछे नहीं हटेंगे। ट्रंप को समझ में आने लगा कि उन्हें छला गया है। 8 जुलाई को ट्रंप ने कहा कि ये रोज रोज की बकवास हो गई है, पुतिन मीठी मीठी बातें करते हैं लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता है। अब देखिए, सच पूछिए तो पुतिन की तरफ से बहुत बकवास झेलनी पड़ती है। अब बातें करते हैं मीठी मीठी, हर बार नरमी से पेश आते हैं, लेकिन फिर निकलता कुछ नहीं, सब ढकोसला। फिर 14 जुलाई को उन्होंने रूस को 50 दिन की मोहलत दी। कहा कि अगर 50 दिन में जंग नहीं रुकी तो वो 100% टैरिफ लगाएंगे रूस पर भी और उन पर भी जो रूस से व्यापार कर रहे हैं। आप यहाँ हैं उसकी एक वजह ये भी है कि आप जान सकें कि मैं कितना नाराज हूँ। मैं रूस से बेहद नाराज हूँ। हाँ, मैं अब भी रूस के साथ हूँ। खैर, इस पर फिर कभी बात करेंगे। फिलहाल इतना तय है कि अगर 50 दिन में डील नहीं हुई तो 100% टैरिफ लगेगा, करीब 100% टैरिफ। आप इसे सेकेंडरी टैरिफ कह सकते हैं। आप समझ रहे हैं ना कि मैं क्या कह रहा हूँ। उनकी इस धमकी का कोई असर जमीन पर नहीं दिख रहा था। बॉर्डर पर रूसी सेना बढ़त बना रही थी। रूस ने बयान भी दिया कि वो अमेरिका की धमकी के आगे नहीं झुकेगा। इस बीच ट्रंप का झुकाव जेलेंस्की की तरफ बढ़ने लगा। दोनों के बीच फोन पर बातचीत होने लगी। ट्रंप ने हथियारों की खेप भेजने की मंजूरी भी दे दी। ये बात उनके मागा सपोर्टर्स को नागवार गुजरी। ट्रंप का वादा था कि वो दुनिया की किसी जंग में दखल नहीं देंगे, लेकिन पहले तो उन्होंने ईरान इजराइल जंग में हिस्सा लिया और फिर यूक्रेन पर भी उनकी पॉलिसी बाइडन नुमा होने लगी थी। इसके चलते उनकी फ्रस्ट्रेशन बढ़ने लगी। एक तरफ पुतिन उनकी बात न सुनते थे और दूसरी तरफ उनके सपोर्टर्स जो थे ट्रंप के, वो जंग रोकना चाहते थे। हर तरफ फजीयत चल रही थी, साख गिरने लगी थी। CNN ने बीते राष्ट्रपति चुनाव का एक एनालिसिस किया है। इसकी रिपोर्ट बताती है कि सिर्फ 69% ट्रंप समर्थक मानते हैं कि उन्होंने सही वोट दिया। अप्रैल में यह आंकड़ा 74% का था। यानी यदि 100 लोगों ने ट्रंप को वोट दिया तो उनमें से 69-70 के अल्ले पल्ले मानते हैं कि उनका निर्णय सही था, बाकी नहीं। ये गिरावट धीमी थी लेकिन फिर भी है। CNN के मुताबिक ट्रंप के यूक्रेन पर रुख ने पुराने समर्थकों को परेशान किया है। ट्रुथ सोशल पे ट्रंप की गुस्सैल पोस्ट अब भरोसे की जगह बेचैनी पैदा कर रही हैं। बहरहाल ट्रंप पर दबाव बढ़ा तो उन्होंने 28 जुलाई को डेडलाइन पीछे खींच दी, मतलब पहले ही कर दिए। अब 50 दिन नहीं बल्कि 10-12 दिन में फैसला लेना होगा। So what is your new deadline? What can we expect? आज मैं नया डेडलाइन सेट कर रहा हूँ। आज से अब उनके पास केवल 10 से 12 दिन है। अब और इंतजार करने का समय नहीं है। 50 दिन इंतजार करने की कोई वजह बाकी नहीं रह गई है। मैं नरमी बरतना चाहता हूँ लेकिन इससे कुछ होने वाला नहीं। अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स कह रही हैं कि यह 10 दिन की मोहलत 8 अगस्त को खत्म हो जाएगी। यानी रूस के पास अब सिर्फ एक दिन बचा है। इस डेडलाइन से पहले 6 अगस्त को ट्रंप के विशेष दूत स्टीव विटकॉफ रूस पहुंचे। वहां उनकी मुलाकात पुतिन से हुई। अमेरिकी न्यूज़ पोर्टल एक्सियस ने सूत्रों के हवाले से लिखा है कि इस मीटिंग के पहले जेलेंस्की और ट्रंप की बातचीत हुई। दोनों एक बात पर राजी दिखे। उनका मानना था कि अगर रूस को रोकना है तो उसकी तेल बिक्री पर चोट करनी होगी, खासकर भारत और चीन जैसे बड़े खरीदारों को टारगेट करना होगा। तभी पुतिन पर दबाव बनेगा और जंग को लेकर उनकी सोच बदलेगी। विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात कुल 3 घंटे चली और इसके खत्म होने के कुछ ही वक्त बाद ट्रंप ने एक नए आदेश पे साइन किए। पहली बार रूस यूक्रेन जंग के बहाने पेनाल्टी लगाई, भारत पर टैरिफ बढ़ाकर 50% कर दिया। इसके लिए उन्होंने रूस से तेल खरीद को वजह बताया। ट्रंप की इस नई नीति पे जानकार क्या कह रहे हैं? वॉशिंगटन के विल्सन सेंटर में साउथ एशिया इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर माइकल कुलमैन लिखते हैं कि अगर पुतिन ट्रंप की बात मान लेते तो ट्रंप शायद भारत पे इतना न बरसते, लेकिन रूस नहीं सुन रहा और ट्रंप की खींच भारत पे निकल रही है। वहीं अंतर्राष्ट्रीय मामलों के जानकार ब्रह्मचिल्लानी का कहना है कि ट्रंप की कोशिश ये नहीं है कि जंग रुके, इनकी फिक्र खून खराबा नहीं बल्कि अपनी छवि है। पश्चिम को हार करीब दिख रही है और यह हार ट्रंप के नाम पर न लग जाए, इस डर से वो बौखलाए हैं। रूसी सेना बढ़त बना रही है और आने वाले वक्त में यूक्रेन पर और भी ज़्यादा इंटेंसिटी से हमलावर होगी। उससे पहले पुतिन से मुलाकात और भारत पर पेनल्टी, ये सब उसी बेचैनी का सबूत है। जाहिर है कि भारत के खिलाफ ट्रंप के फैसले के बाद इस पर से फोकस हट ही गया है कि विटकॉफ और पुतिन की मीटिंग का निष्कर्ष कुछ नहीं निकला था। कोई सीज फायर का ऐलान नहीं हुआ। बस मीटिंग के कुछ वक्त बाद ट्रंप ने सोशल मीडिया पर लिखा कि विटकॉफ और पुतिन की मुलाकात में ग्रेट प्रोग्रेस हुई। हालांकि ऐसे दावे को विटकॉफ की लगभग हर मीटिंग्स के बाद करते हैं। खैर, उसी दिन पत्रकारों ने एक पत्रकार ने पूछ भी लिया कि आप रूस से डील के कितने करीब हैं। ट्रंप साफ साफ जवाब नहीं दे पाए और अपने जंग रुकवाने वाले कौशल का राग अलापने लगे।
आप डील साइन करने के कितने करीब हैं? देखिए, मैं इस बारे में अभी कुछ नहीं कहना चाहता हूँ। इससे पहले भी मुझे निराशा झेलनी पड़ी थी। आपको पता ही है कि हम अब तक 5 युद्ध रुकवा चुके हैं। हमने तो ईरान की न्यूक्लियर फैसिलिटी का भी सफाया किया। 2 महीने या उससे भी कम समय में उनके पास परमाणु बम होता, लेकिन अब वो पूरी तरह नष्ट हो चुका है, पूरी तरह से तबाह हो चुका है। फिर 7 अगस्त को खबर आई कि पुतिन और ट्रंप के बीच जल्द मुलाकात हो सकती है। रूसी सत्ता प्रतिष्ठान क्रेमलिन के सलाहकार यूरी उशाकोव ने इसकी पुष्टि की है। अगर ऐसा हुआ तो 2021 के बाद दोनों नेताओं की पहली मुलाकात होगी। सीएनएन में स्टीफन कोलिसन लिखते हैं कि यह पुतिन की एक चाल हो सकती है जिससे ट्रंप की डेडलाइन भी चल जाएगी और तुरंत सीज फायर के ऐलान की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी। ट्रंप की डेडलाइन पर अगर भरोसा करें तो अगर 8 अगस्त तक रूस ने शांति की कोई ठोस पेशकश नहीं की तो ट्रंप 2 तरफा हमला करेंगे। पहला, अमेरिका में रूसी आयात पर नए प्रतिबंध लगाएंगे। हालांकि इससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा। यूक्रेन युद्ध के बाद से ही अमेरिका रूस व्यापार लगभग बंद है। और दूसरा, ट्रंप ने धमकी दी है कि वो सेकेंडरी टैरिफ्स लगाएंगे, मतलब जो भी देश रूस से तेल या गैस खरीदते हैं उन पर भी अमेरिका टैक्स लगाएगा। इसकी जद में कौन कौन से देश आएंगे ये जानते हैं। पहला, चीन रूस का सबसे बड़ा ग्राहक है। 2023 में रूस के लगभग 1/3 एक्सपोर्ट्स चीन पहुंचे। तेल के मामले में आधा से ज्यादा तेल चीन ही ले गया। दूसरा बड़ा खरीदार भारत है। 2023 में भारत ने रूस के कुल निर्यात का 40% लिया था। तीसरा नाम है तुर्की का। तुर्की रूस से तेल खरीदने वाला तीसरा सबसे बड़ा देश है। 2023 में रूस की 8% एक्सपोर्ट्स तुर्की को गई। और ये बात और है कि तुर्की नाटो का सदस्य है और अमेरिका का साथी भी है। ट्रंप के इस नए टैरिफ की जद में पश्चिमी देश भी आ सकते हैं। भारत ने यूरोपियन यूनियन की तरफ उंगली उठाई है। ईयू भी अब तक रूस से व्यापार करता रहा है। 2024 में ईयू और रूस के बीच व्यापार था लगभग $78 बिलियन का। वहीं भारत और रूस का व्यापार $68.7 बिलियन का रहा। इतना ही नहीं, ईयू अभी भी रूसी एलएनजी यानी लिक्विफाइड नेचुरल गैस पर निर्भर है। 2024 में ईयू ने उसके पिछले साल से 9% ज़्यादा रूसी गैस मंगवाई थी। वहीं म्यांमार भी रूस से कच्चा तेल खरीदता है। इसके अलावा दर्जन भर से ज़्यादा देश ऐसे हैं जो रूस से अन्य पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स भी खरीदते हैं। सब पर लटक रही अमेरिका की तलवार, लेकिन ट्रंप ने यह कदम उठाया तो अमेरिका भी भुगत सकता है। अगर ट्रंप चीन पर 100% टैक्स लगा देते हैं, जो रूस का खरीदार है, तो ट्रेड वॉर फिर से शुरू हो सकता है। अभी दोनों देशों के बीच शांति बनी हुई है। अचानक 100% टैरिफ से वो शांति टूट सकती है। इसके अलावा भारत, चीन, ईयू ये सभी अमेरिका को माल सप्लाई करते हैं। कपड़े, मोबाइल, लैंप, दवाइयाँ, इन सब के दाम 2 गुने हो सकते हैं। अमेरिकी ग्राहक सबसे पहले इसका असर महसूस करेंगे। ऊपर से अमेरिका अब भी रूस से कुछ ज़रूरी केमिकल्स खरीदता है, जैसे यूरेनियम हेक्साफ्लोराइड, जो कि न्यूक्लियर इनरिचमेंट के लिए इस्तेमाल होता है न्यूक्लियर रिएक्टर्स में। हमने जानकारों से पूछा कि क्या ट्रंप सेकेंडरी सैंक्शंस लगा सकते हैं और भारत पे इसका क्या असर पड़ेगा। सुनते हैं। 50% के ऊपर मुझे नहीं लगता लगेंगे। मुझे लगता है कि इसी पे कैप रहेगा, 50% पे ही। इसी पे हमारा काम तमाम हो जाएगा, इस तरह से कि हमारा सामान बिक नहीं पाएगा। जिन चीज़ों पे लगेंगे ये 50%, वो सामान अमेरिका में बिक नहीं पाएगा, क्योंकि वो मार्केट से इतना ज़्यादा महंगा हो चुका होगा कि वो ज़्यादातर सामान नहीं बिकेगा। अब मुझे तो ये लग रहा है कि ये 50% भी शायद ना रहे और हम शायद वापस 25% पे आ जाएं, क्योंकि मुझे लग रहा है कि हिंदुस्तान को अब कोई खास फायदा है नहीं रशिया से तेल खरीदने में। सिर्फ $4 का फर्क है ओपन मार्केट में तेल के पर बैरल प्राइस में, यानी कि समझिए 6-7% का। और जब उसके ऊपर इंश्योरेंस और सब कुछ लग जाएगा तो वो भी नहीं रहेगा। प्रॉब्लम ये आएगी कि रशिया से अगर हम तेल नहीं खरीदेंगे तो ये ना हो कि व्लादिमीर पुतिन ज्यादा नाराज हो जाए, क्योंकि हमारा ज्यादातर हथियार अब भी रशिया से ही आते हैं, उनके मेंटेनेंस और ये सब चाहिए। ये भी जान लेते हैं कि आज 7 अगस्त की तारीख है और आज से करीब 90 देशों के खिलाफ ट्रंप के टैरिफ्स लागू हो जाएंगे। कई महीनों से उनकी रेसिप्रोकल टैरिफ की धमकियां हवा में थीं। कई बार ऐलान हुए, टल गए, फिर कई देशों से बातचीत हुई, कुछ ने दबाव में आकर समझौते किए और कुछ अब भी सामने नहीं झुके हैं। इनमें भारत का भी नाम शामिल है। भारत में 7 अगस्त से 25% का टैरिफ लग जाएगा अगर कुछ नया नहीं होता है तो। बाकी देशों पर कितना टैरिफ है और किस ने ट्रंप से हाथ मिला लिया है, इसका मैप आपकी स्क्रीन पर है। वीडियो पॉज करके आप देखिए तो ज़्यादा सही लगेगा। बड़ी खबर का सेगमेंट यहीं तक फिलहाल, चलते हैं सुर्खियों की ओर।
पहली सुर्खी अफ्रीकी देश घाना से है। यहाँ हेलीकॉप्टर क्रैश में 8 लोगों की मौत हो गई है। इनमें देश के रक्षा मंत्री एडवर्ड ओमाने बोमा और पर्यावरण मंत्री इब्राहिम मुर्तला मोहम्मद का नाम भी शामिल है। इसके अलावा रूलिंग पार्टी नेशनल डेमोक्रेटिक कांग्रेस के वाइस चेयरमैन सैमुअल सारपोंग, राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार मुनीर मोहम्मद और 4 क्रू मेंबर्स भी इस क्रैश में मारे गए हैं। घाना सरकार ने इसे राष्ट्रीय त्रासदी बताया है। घटना 6 अगस्त की है। सुबह 9:12 पर Z9 हेलीकॉप्टर ने राजधानी अकरा से उड़ान भरी थी। इस हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल आमतौर पर ट्रांसपोर्ट और मेडिकल सुविधाओं के लिए किया जाता है। सभी लोग ओबवासी शहर जा रहे थे। ये शहर सोने की खदानों के लिए जाना जाता है। यहाँ गैर कानूनी खनन के खिलाफ एक इवेंट में उन्हें शामिल होना था, लेकिन यात्रा के बीच में ही अचानक संपर्क टूट गया। हादसा कैसे हुआ, फिलहाल इसकी कोई जानकारी अभी तक सामने नहीं आई है। मिलिट्री ने बताया वहाँ की हादसे की जाँच चल रही है। सरकार ने पीड़ित परिवारों के प्रति संवेदना जताई है। अगली सुर्खी यूरोप के देश आयरलैंड से आई है, जहां भारतीय मूल के लोगों पर लगातार हमले की खबरें सामने आ रही है। हालिया घटना 4 अगस्त की है। दक्षिण पूर्व इलाके के वाटरफोर्ड सिटी में एक 6 साल की बच्ची शाम के वक्त घर के बाहर खेल रही थी, तभी 13-14 साल के कुछ लड़कों ने उस पर हमला कर दिया। स्थानीय मीडिया के मुताबिक बच्ची की मां ने बताया कि एक लड़के ने साइकिल के पहिए से बेटी के प्राइवेट पार्ट में मारा है। 5 लड़कों ने मुंह पर मुक्का मारा और रेसिस्ट टिप्पणी भी की, गंदा कहा, भारत भाग जाने को बोला। दूसरी घटना 1 अगस्त की है। राजधानी डबलिन में भारतीय मूल के लखवीर सिंह पर 2 लड़कों ने अटैक किया था। उनके सिर पर बोतल से मारा गया। हमलावरों ने कहा कि अपने देश वापस भाग जाओ। मदद के लिए उन्होंने कई घरों के दरवाजे भी खटखटाए थे, लेकिन किसी ने मदद नहीं की थी। अगली घटना 1 हफ्ते पहले आयरलैंड में रह रहे संतोष यादव नाम के शख्स ने लिंक्डइन पर पोस्ट करके बताई थी। वो पेशे से डेटा साइंटिस्ट हैं। पोस्ट में लिखा कि रात को डिनर के बाद वो अपार्टमेंट के बाहर टहलने निकले थे। अचानक कुछ लड़कों ने हमला कर दिया। दावा किया कि उनकी हड्डी तक फ्रैक्चर हो गई। फिलहाल हम इस पोस्ट की पुष्टि नहीं कर रहे हैं। अगली घटना यानी चौथी घटना 19 जुलाई की है। शाम के वक्त तला इलाके में कुछ लोगों ने भारतीय मूल के शख्स पे हमला कर दिया। आरोपियों ने पहले पीटा, फिर उसके कपड़े उतार दिए। हमलावरों का दावा था कि उसने बच्चों के सामने गलत व्यवहार किया था। बाद में पुलिस ने इस दावे को खारिज कर दिया था। इन बढ़ते हमलों के मद्देनज़र 1 अगस्त को भारतीय दूतावास ने एडवाइजरी भी जारी की थी। सलाह दी गई कि सभी भारतीय नागरिक अपनी सुरक्षा के लिए ज़रूरी सावधानियां बरतें, लेकिन इसके बाद भी हमले जारी हैं। सोशल मीडिया पर कई लोग अपना दर्द साझा कर रहे हैं। अगली सुर्खी 6 अगस्त को इजरायली हमले में गजा पट्टी के 31 लोग मारे गए। इनमें 10 लोग राहत सामग्री लेने के लिए इकट्ठा हुए थे। इसके अलावा एक ट्रक के पलटने से 20 लोगों की मौत हो गई है। ये ट्रक मानवीय सहायता लेकर जा रहा था, जो लोगों के ऊपर पलट गया। ये हमला ऐसे समय में हुआ जब इजराइल ने गजा में 3 जगहों पर टैक्टिकल पॉज यानी अस्थायी संघर्ष विराम लागू किया है। अल-मावासी, देर अल-बलाह और गजा सिटी। दूसरी तरफ इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू गजा पर पूरे कंट्रोल की तैयारी में है। कैबिनेट मंजूरी की कोशिश में लगे हैं। जल्द ही इस पर फैसला आ सकता है, ऐसा कहा जा रहा है। हालांकि इजराइल के नागरिक इसका पुरजोर विरोध कर रहे हैं। नेतन्याहू, आप अपने राजनीतिक हित किनारे रखिए, अपने व्यक्तिगत स्वार्थों को भूल जाइए, आगे बढ़िए और एक समझौता करिए, एक ऐसा समझौता जिससे ये जंग खत्म हो जाए। आप पर जो मुकदमा चल रहा है उससे हमें कोई मतलब नहीं है, और ना ही हमें आपके गठबंधन के सहयोगियों से कोई मतलब है। हम चाहते हैं कि ये जंग खत्म हो और सभी बंधकों को वापस लाने के लिए कोई डील हो। हमें सभी बंधक वापस चाहिए, फिर चाहे वो जिंदा हो या मृत। अब ये ड्रोन फुटेज देखिए जो गजा से आई है। दूर दूर तक सिर्फ मलबा नजर आ रहा है। यूनाइटेड नेशंस के मुताबिक इस शहर में अब मात्र 1.5% ज़मीन बची है जहां खेती की जा सकती है। बाकी पूरा इलाका बंजर हो गया है या फिर मलबे से भरा है। फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन के मुताबिक गजा की अर्थव्यवस्था का 10% हिस्सा जो है वो फार्मिंग पर निर्भर था। करीब 5.5 लाख लोग यानी कि आबादी का लगभग 25% हिस्सा फार्मिंग और फिशिंग किया करता था, लेकिन ये सब बीते दिनों की बातें हैं। अब तस्वीर बदल गई है। वहीं कुछ ऐसे भी लोग हैं जिन्हें जहाँ भी थोड़ी जगह मिल रही है वो वहाँ थोड़ी बहुत सब्जियाँ उगाने की कोशिश कर रहे हैं, वो भी बड़ी मुश्किल से। हम बीज नहीं खरीदते हैं क्योंकि वो बहुत महंगे हैं। इसके बजाय हम टमाटर को सुखाकर उसके बीज निकालते हैं और फिर उनका इस्तेमाल करते हैं। हम उन्हें खाली डिब्बों में रखते हैं, जैसे छोले या बीन के डिब्बों में, और फिर उसे दोबारा बोते हैं। काफी मेहनत और केयर के बाद उससे पौधा निकलता है। फिर उसी में से जो कुछ मिलता है हम और हमारे बच्चे खाते हैं। भूख पूरी तरह नहीं मिटती, केवल इतना तो पूरे परिवार के लिए काफी नहीं है, लेकिन कुछ तो मिल जाता है। कल तक जिंदा रहने के लिए हमारे पास केवल एक टमाटर या बैंगन होता है।
है। फिलहाल गजा के 75% हिस्से पर इजरायली सेना का नियंत्रण हो चुका है। देश दुनिया की अन्य खबरों के लिए आप लल्लन टॉप का न्यूज़लेटर भी सब्सक्राइब कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। आज की दुनियादारी यहीं तक, अपना ख्याल रखिएगा, स्वस्थ रहिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।